तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष तिवारी। जैसा कि आप सबसे मैंने कहा था कि मैं हर रोज एक नए वेब सीरीज के साथ हर दो प्रश्नों के साथ आप लोग के सामने आऊँगा। पर सब देखने के बाद आजकल की ज़िंदगी और बिजी लाइफ स्कूल की तरफ से और स्कूल की पढ़ाई और वगैरह चीज़ों को देखते हुए मैं आप बताना चाहता हूँ कि हर डे नहीं, हर वीक मैं आप सभी के सामने रोज ऐसे ही दो प्रश्नों के साथ आऊँगा। तो मैं आज जो है 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा आप सभी से, और वो 3 चीज़ एक ही चीज़ से रिलेट करती है, इक्वालिटी, समानता। हमारे यहाँ समानता 3 चीज़ों को लेकर दिक्कत करती है। पहला जेंडर इक्वालिटी, दूसरा कास्ट इक्वालिटी, तीसरा रिलीजन इक्वालिटी। यानी कि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि इक्वालिटी तो कहा जाता है, संविधान ने जेंडर इक्वालिटी दी है, संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे रिलीजन इक्वालिटी दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और कास्ट इक्वालिटी भी दी है। लेकिन इन तीनों इक्वालिटी के बीच में कहीं जगह या अधिकतर बहुत जगह इनइक्वालिटी है। अब इस इनइक्वालिटी के देखते हुए हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि ज़्यादा छूट किसे मिलती है, इक्वालिटी क्यों नहीं रहती है। किसी को लगता है लड़कियों को ज़्यादा इक्वालिटी मिलती है, किसी को लगता है लड़कों को। हम सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी पे आज बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं होती है। बहुत बुरा लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों के साथ कितना गलत होता है। हमेशा उन्हें पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है, उन्हें बाहर घूमने नहीं दिया जाता है, आज़ादी नहीं दी जाती है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। डर लगता है कि आखिर लड़कियों के साथ इतना गलत क्यों। और इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे कि हाँ, लड़कियों के साथ गलत होता है बहुत जगह। हमने खुद देखा है, हमने इसे महसूस किया है, और इसे रोकने का हम प्रयास भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं। लेकिन उसी जगह ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि हम लड़कों को हर चीज़ की छूट होती है, हम लड़कों के पास हर चीज़ की छूट होती है, जो चाहे वो कर सकते हैं, ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लड़कियों की एक और बात कही जाती है लड़कियों के द्वारा कि लड़कों को बहुत लाड प्यार मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये बात सही है, लड़कों को लाड प्यार लड़कियों से ज़्यादा मिलता है। और लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा लाड प्यार का मतलब कि लड़कियों को भगाया तो जाता नहीं है, उन्हें भी रखा जाता है, वैसे ही उन्हें भी इज्जत दी जाती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूँ अपने ऊपर जो बीती है मैं अभी तक, मैं उस पर बता रहा हूँ। बाकी हर जगह होता है कि लड़कियों के साथ अनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी, लेकिन उसके खिलाफ हम जरूर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि अब 90% पेरेंट्स अच्छे हो गए हैं, उन्हें समझ है, लड़के लड़कियों में उन्हें कोई फर्क नहीं समझ आता, और वो एक समान सबको साथ देते हैं, अपने सारे लड़के लड़की दोनों को बढ़ावा देते हैं। कि मुझे लगता है कि उसके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है मेरे जैसे पेरेंट्स सबके नहीं हो सकते, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में मेरी बहन पढ़ी, या जो मैंने किया मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को मिला। हो सकता है कि मेरे को उससे ज़्यादा लाड प्यार मिला होगा क्योंकि मैं घर का छोटा था, लेकिन वो सिर्फ घर के छोटे के लिए। ऐसा नहीं था कि वो लड़की है तो उसे नहीं मिला, हम लड़की है तो हमें मिला। ऐसा मुझे नहीं लगता कभी कुछ हुआ। और पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे बहुत बुरा लगा, और इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं वहाँ पे एक लड़की है, उसने जब सवाल उठाया हमारे सर से, हम सभी के सामने, कि जेंडर इक्वलिटी क्यों नहीं है, लड़कियों को हमेशा नीचे क्यों देखा जाता है, ये उसका क्वेश्चन था हमारे सर से। और सर ने रिप्लाई भी दिया कि हाँ, लड़कियों के साथ ये बहुत गलत होता है, हमेशा ये होता है, हम तो साथ देते हैं, मतलब बहुत सारी बातें कही। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो सवाल मेरे स्कूल की लड़की ने उठाया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं। बाकी जगहों का पता नहीं, पर मेरे स्कूल की लड़की ने वो सवाल जब उठाया तो मुझे बहुत बुरा लगा। 2 रीज़न थे उसके। क्योंकि मेरा स्कूल जो है हमेशा लड़कियों को प्रायोरिटी देता है, हमें हिस्सा देता है। मतलब अगर बस में बैठना है तो सारी आगे की सीट लड़कियों की सीटें फिक्स हैं, और फिक्स होने के बाद भी वो लड़कों की सीट बस में ले लें फिर भी लड़का कुछ नहीं कर सकता, फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर स्कूल से अगर हम प्रेयर में जाएं तो लड़कियों की लाइन प्रेयर करने के बाद लड़कियां सबसे पहले क्लास में चली जाएंगी, कितनी भी धूप हो, लड़के रुके रहेंगे जब तक लड़कियां चली नहीं जाती, वहाँ तक भी ठीक है। फिर हमें एंट्री दी जाती है क्लास में। क्लास में कहा जाता है कि लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए। अगर हम लड़कियों को डांट के भी बोल दें तो पक्का है हमें स्कूल से पिटना है, लेकिन लड़कियां हमें गाली भी देके चली जाएं, उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट करेंगे तो भी हम ही पिटते हैं। और फिर भी उस लड़की ने सवाल उठाया कि उनके साथ गलत होता है। ये मेरे स्कूल की बात है। अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही मेरे एक केस हुआ था मेरे साथ, जिसमें कि टोटली गलती लड़की थी, फिर भी मैं 4 थप्पड़ शुरू में सर के आते ही, अभी पूरी स्टोरी सर ने सुनी नहीं, मेरे को पीट दिया। मैं पिट गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सर को पता चला तो क्या, फिर भी जब पूरा जान गया कि गलती लड़की की है, देन आल्सो लड़की से सिर्फ सॉरी बोलवाया, लड़की चली गई, सॉरी बोलवाया, हो गया, गलती भी उसकी है, उसकी वजह से मैं 4 थप्पड़ भी पिट गया, फिर भी उसके लिए सॉरी से हो गया। और मैंने उसके लिए इतना ही किया था, उसने जब कंप्लेंट किया तो कि मैंने उसे बस बोला था कि चूतिया हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं पिट गया था। और फिर वैसे उसी के बगल की उसी की दोस्त सवाल उठाती है कि लड़कियों से इक्वालिटी नहीं लड़कियों के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी को पता है कि हाँ, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन ये जो सवाल पूछते हैं ना, ये बहुत गलत लगता है। अभी फिर देखो मैं बता रहा हूँ, उसके आगे भी मेरे साथ ये होता है, हमेशा ये होता है कि लड़कियां जो है लाइन में सबसे पहले स्कूल से निकल जाएंगी, हम स्कूल में ही रुकेंगे, कुछ भी हो, ठंडी हो गर्मी हो, लड़कियों की लाइन सारी लड़कियां चली जाएंगी। मतलब आप ये समझो कि फर्स्ट क्लास का जो छोटा बच्चा है वो भी गर्मी में मर जाए, स्कूल में ही रहेगा जब तक 12th क्लास की लड़की स्कूल से बाहर नहीं निकल जाती है।
ये कैसी इक्वालिटी है? आप लोग सोचो कि वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो कैसे सोच रहा है? अगर आप ऐसे करते कि क्लास फर्स्ट का लड़की निकल गई, फिर क्लास फर्स्ट के लड़के निकल गए, क्लास सेकंड की लड़की, तो ये समझ आता है, इसको कहते हैं इक्वालिटी। हमारे यहाँ क्या होता है, सारी लड़कियां 12th की लड़की ज्यादा नाजुक है एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास के बच्चों से। ये हमारे यहाँ का रूल है। हमारे यहाँ आया जाता है तो 12th क्लास की लड़कियों को बस में सीट मिल जानी चाहिए, भले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का लड़का खड़ा हो। उसके बाद भी उस लड़की ने सवाल उठाया, इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाते हैं, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये नहीं कि घर पे होता है, स्कूल में होता है उनके साथ। कैसे क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जहां तक बात करें, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इस टाइम में किसके साथ हो रहा है? पहले लड़कियों के साथ होता था, बहुत बात सही है। इस समय किसके साथ हो रहा है? ऐसे लड़कियां ऑर्केस्ट्रा डांसर बने घूम रही हैं इंस्टाग्राम पे। पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर होता था, मुझे लग रहा है अब इंस्टाग्राम डांसर होने लगेगा, फिर भी कहेंगे कि हमारे साथ इनइक्वालिटी होती है। इस क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा। अब इस पे आते हैं कास्ट इक्वालिटी पे। हमारे यहाँ कास्ट इक्वालिटी के नाम पे बांटा जाता है SC ST, बाकी को छोड़ देते हैं। अभी जिस गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं SC ST OBC एंड जनरल, ये तीन पे बात करते हैं, बाकी सबको भी छोड़ देते हैं, बाकी तो बहुत जाते हैं। तो SC ST वालों का हमेशा से रहता है कि ब्राह्मणों ने उन्हें दबाया है। अगर बात सही है, ब्राह्मणों ने था, एक एज था जिसमें ब्राह्मणों ने SC ST को बहुत दबाया, सही बात है, इसमें आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि था, कहीं ना कहीं था तभी ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन था और है में बहुत अंतर है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई अगर आए और मेरा दोस्त हो, मैंने तो खुद दोस्त बनाया है, ऐसे मुझे नहीं लगता कभी है जेंडर इक्वालिटी, नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं उसके बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप खुद सोचो इस बार कि मतलब अभी आपने देखा, मान लो मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं मिडिल क्लास का हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे फादर मात्र एक किसान है, ठीक। मैं अगर नीट क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे चाहिए 650 नंबर, उससे ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। और SC ST वाला 550 भी लाए, 550 के आजकल 200 के 450 पे ही हो जा रहे हैं, या किसी के 500 पे, 550 भी मान लो, यानी कि वो मेरे से तो 100 नंबर कम लाया ना, लेकिन फिर भी वो नीट क्वालिफाई कर गया, वो डॉक्टर बन जाएगा आगे चल के पढ़ के। तो मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, फिर मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर दूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये कैसी इक्वालिटी है कि मेरे से कम नंबर लाने वाला मेरे से आगे निकल गया, जबकि उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था, उसके पापा आर्मी में हैं, उसकी मम्मी टीचर हैं, देन आल्सो उसका हो गया और वो भी डॉक्टर बन गया क्योंकि वो ऐसी कास्ट का है। लेकिन मेरे पापा कोई गरीब है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर तो मैं उससे ज़्यादा नंबर ला के भी, उससे ज़्यादा पढ़ के भी, उससे ज़्यादा मेहनत करके भी मैं घर बैठ के छोटी मोटी किसानी का काम करूँगा। तो ये कैसी इक्वालिटी है? ये इक्वालिटी कैसी है? मतलब आप जॉब में, मुझे लगता है कि अगर आप जॉब में दे रहे हो किसी को कि हाँ तुम जॉब ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब ले लो तुम, लेकिन डिग्री में तो ऐसा ना करो, कोई भी बड़ी डिग्री हो। जॉब ठीक है, जॉब दे देगा, अगर डिग्री मुझे मिल गई है, मैंने मान लो नीट क्लियर कर, डिग्री मुझे मिल गई, अगर उसमें ये नहीं हुआ कास्ट सिस्टम या SC ST या रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो उसमें मुझे डिग्री मिल जाएगी। अगर डिग्री मिल गई तो मैं कहीं भी जॉब करूंगा छोटा मोटा, लेकिन यहाँ तो मुझे डिग्री लेने से पहले ही बाहर कर देना, नहीं तुम रेस से ही बाहर हो, ये बहुत गलत है। आप जॉब में रिजर्वेशन दो, आप जॉब में 90% रिजर्वेशन दे दो, मुझे पता है कि मैं डिग्री ले लूंगा तो मैं कहीं अच्छी जॉब कर ही लूंगा, मेरे पास नॉलेज रहेगा, तो आप जॉब में रिजर्वेशन दे दो। आप इस ऐसी चीज़ों में रिजर्वेशन क्यों देते हो पढ़ाई में? अब मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखूँ लेकिन आगे नहीं पढ़ पाया तो मैं उससे पीछे रह जाऊँगा, तो ये बहुत गलत लगता है। इस क्वेश्चन को जरूर उठाना चाहिए। फिर भी बहुत लोग से कहा जाता है कि लोअर कास्ट के साथ अभी बहुत गलत होता है, SC ST को हमेशा दबाया जाता है, और भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते थे। तो बहुत लोग कहते हैं संविधान, और ये भीमराव अम्बेडकर वाले लोग कहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी ने उनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने तो एक बात और कही थी, सबको पता है ये बात कही थी, और ये हमारे SC ST कास्ट वाले भी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, पर वोट के चक्कर में इंदिरा गांधी। पर वो आजकल के SC ST वाले लोग खुद इतने लालची हो गए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने आप को ही वो वीक समझ रहे हैं एक तरीके से। क्यों समझ रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो मेरे कोई जॉब नहीं लगेगी, मैं कोई डिग्री नहीं ले पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो खुद अपने आप को SC ST वाले वीक समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हो? तुम पढ़ने के लायक हो, सबके लिए इक्वालिटी रखो, इक्वालिटी रहो और इक्वल में फाइट करो। ऐसी कौन सी इक्वालिटी है जिसपे आप लोगों को फुल रिजर्वेशन मिलती है? उन्होंने 10 साल के लिए कहा था, आप इतना आगे निकल गए, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जानते हैं दिक्कत कब है? दिक्कत यहाँ है कि फिर भी हम ब्राह्मण कम्युनिटी के आदमी हैं, हम जनरल वाले हैं, हम हार नहीं मानते और पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज के साथ जब हम क्लियर कर लेते हैं, जब ज़्यादा 700 या 690 नंबर ला के जब क्वालिफाई हो जाता है कुछ भी, उसके बाद जाके अगर आगे कुछ बनते हैं और ज़्यादा पढ़ के, तो फिर हमारी जॉब अच्छी लग जाती है, हमें पैसे अच्छे मिलने लगते हैं। और ऐसे ही जनरल कास्ट वाले बहुत जाते हैं तो उन्हें लगते हैं, तो फिर इन लोगों को दिक्कत होती है कि हम भी वही किए, ये भी वही किए, लेकिन इनको ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? अरे तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं जब उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है आपसे, आपको रिजर्वेशन पे मिला है, उन्होंने पूरी मेहनत की है, तो डिफरेंस तो होगा ही आपके और इनके में। फिर भी ये सवाल किया जाता है, मैं इस पर क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, कमेंट बॉक्स में दे देना रिप्लाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रिलीजन इक्वालिटी। हमारे देश में सारे रिलीजन है, लगभग हर रिलीजन है, पर ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि दूसरी सबसे ज़्यादा रिलीजन, ज़्यादा आबादी वाली रिलीजन है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, फिर भी उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। दूसरी है, पूरे भारत में वो दूसरी है, फिर भी वो माइनॉरिटी में आती है। और पूरे भारत में हम हिंदू फर्स्ट हैं, चलिए ठीक है, लेकिन वो दूसरी है, फिर भी वो माइनॉरिटी है। और बाकी माइनॉरिटी सिख, ईसाई या जो भी है, ये बौद्ध धर्म या जो भी है, वो माइनॉरिटी नहीं है। कभी मुझे नहीं दिखा आज तक, ये अगर छोड़ दिया जाए पंजाब वाले केस को, खालिस्तान वाले,
तो मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म के लोगों ने अलग बात की है। और बहुत पहले ही कहा गया था कि इन्हें रहने देंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। अगर आप एक बार के लिए सोचो कि हम सबके साथ बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ आ जाता है कि मुस्लिमों को हमेशा दबाया जाता है, गिराया जाता है। ये बहुत जगह होता भी होगा, ऐसा लगता है कि ठीक है बहुत जगह होता है, लेकिन फिर भी दंगे वहाँ कहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ वो माइनॉरिटी में होते हैं। बस यही क्वेश्चन है कि वो माइनॉरिटी में होते हैं, वहीं दंगे कहाँ होते हैं। हिंदू माइनॉरिटी में जब होते हैं वो दंगे नहीं होते हैं। अब इसको रिलेट करके आप कहोगे मणिपुर, अरे मणिपुर के दंगे वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो उसे आप अगर एक एक्सेप्शन छोड़ दो तो बाकी आप कहीं और बताओ जहाँ माइनॉरिटी में मुस्लिम हो और दंगे ना हो। अगर कोई रैली निकल रही है दंगे ना हो, माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में तो दंगे नहीं होंगे क्योंकि हिंदू दबके रह जाएंगे, उन्हें दबके नहीं रहना। और तो सही बात है, उन्हें दबके नहीं रहना, हिंदू दबके रह जाएंगे, उन्हें दबके नहीं रहना, लड़ना है। लेकिन हिंदू दबाते भी नहीं, वो अपनी रैली करेंगे फिर भी उन्हें दिक्कत होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आए। पर सबसे ज़्यादा दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग थे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा गुंडे थे। पर वहाँ एक राज्य ने, उसके एक राज्य ने सब कंट्रोल कर दिया। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो सब कंट्रोल कर दे। सबको पता है कल आ जाएगा, कल दोबारा हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके दिखाएंगे। लेकिन इस 400 पार के साथ क्या ऐसा होगा कि भारत दंगा मुक्त हो पाएगा कभी, जहाँ कभी कोई बड़े दंगे ना हो? उसके लिए सिर्फ यही चाहिए, भाईचारा। अब बहुत लोग कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत लोग कहते हैं, पर हमें जो भाईचारा चाहिए वो ऐसा नहीं चाहिए। हमें भाईचारा एक तरफा नहीं चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए। तो मैं बस मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाईचारा दिखाइए। और जो देखिए, अगर आप बात करो अभी अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, अभी बात है ज्ञानवापी मस्जिद की। आप लोग पूजा करने जाते नहीं हो, मतलब सॉरी, आप लोग नमाज पढ़ने तो जाते नहीं हो। अगर आप लोग वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, जब से वहाँ पे नीचे मंदिर की पूजा होने, मस्जिद की पूजा होनी शुरू हो गई, आप मंदिर कहो मस्जिद कहो, वहाँ पे उसके बाद से आपकी संख्या अपने आप बढ़ने लगी वहाँ पे। ये दुश्मनी क्यों? अयोध्या में भी यही हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं जाता था मस्जिद नमाज पढ़ने मस्जिद में। लेकिन फिर जब पता चला, जैसे ही केस बढ़ा, वहाँ नमाज पढ़ना शुरू हो गया, वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया, तो हर चीज़ हो गई। वैसे ही आप इस बार इतने साल 70 पता नहीं कितने साल हमने वेट कराया, ऐसे ही आप इस बार अपना बड़ा दिल दिखा के ये बता सकते हो, क्योंकि अब हम कोर्ट केस लड़ेंगे, सालों तक लड़ाई होगी, फिर ये ज्ञानवापी मंदिर हमारा होगा। इससे अच्छा है आप हमें दिल दिखा दो, एक भाईचारा में आप हमें दिल दो, हम भी बहुत सारी चीजें हैं वो कोर्ट को दे देंगे। पर आप शुरू तो करो, आपको तो उसी के लिए लड़ना है, हर चीज में आपको जीतना है, जीतने से नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे होगा। अगर भाईचारा चाहिए तो एक तरफ से तो भाईचारा होगा नहीं, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, अब हर वीक ऐसे ही वीडियो 20 मिनट की 15 मिनट की आप लोग के लिए आती रहेगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाऊंगा। ये आज फैक्ट्स नहीं थे स्पेशल कुछ, बट ये रियलिटी थी। और ये रियलिटी बहुत खराब है कि आखिर इनइक्वालिटी क्यों, हर चीज में इनइक्वालिटी क्यों, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं इनइक्वालिटी रहती है, उसे कैसे खत्म करें। कल अगली बार हम आएंगे तो जरूर इसके सोल्यूशन लेके आएंगे। और आप लोग से भी मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, इसका सोल्यूशन जरूर बताइएगा कि आखिर इन तीनों प्रश्नों के आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है, कैसे इन्हें खत्म कर दिया जा सकता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।